दोस्तों, अब हम स्टार्ट करेंगे CMA फाउंडेशन कॉस्ट अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 4, जिसका कि नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। पहले मैं आपको इस चैप्टर के नाम का मतलब समझा देता हूँ कि क्या होता है। उसके बाद हम चैप्टर को डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे, वर्ड टू वर्ड डिस्कस करेंगे। देखो क्या लिखा है, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, यानी कि कॉस्ट का क्लासिफिकेशन करना। आपको चैप्टर 5 अगर आपने कॉस्ट शीट पढ़ा हो तो ठीक, ना पढ़ा हो तो नो प्रॉब्लम। कॉस्ट शीट का वीडियो या चैप्टर नंबर 5 कॉस्ट शीट और चैप्टर नंबर 1 का वीडियो अपलोड हो चुका है। पढ़ कर आए होंगे तो ठीक है, नहीं आए होंगे तो नो प्रॉब्लम। देखो ये होती है दोस्तों हमारी कॉस्ट शीट, ठीक है। तो कॉस्ट शीट आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर आप देखो कि मटेरियल की कॉस्ट अलग से लिखा हुआ है, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है। लेबर की कॉस्ट को अलग से लिखा हुआ है, डायरेक्ट एक्सपेंस की कॉस्ट को अलग से लिखा हुआ है। फिर क्या आया, प्राइम कॉस्ट। अब हम तो चाहे तो टोटल कॉस्ट भी निकाल सकते थे कि किसी चीज़ की टोटल कॉस्ट कितनी लगी। हम अलग अलग से बायफरकेट क्यों किए हैं, ताकि मटेरियल कितना लगा हमको मालूम चले और हम उस पर कंट्रोल कर सकें। लेबर कितना लगा उसके बारे में मालूम चले और हम उसको कंट्रोल कर सकें। वैसे ही एक्सपेंस के बारे में मालूम चले और हम उसको कंट्रोल कर सकें। अब बात यह है, जो मटेरियल है, जैसे लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पर, जो लिखा है उसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम उसको क्या कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं कि भाई शर्ट को देख कर बता देते हैं कि भाई इसमें मटेरियल लगा होगा, ठीक है। या फिर हमको मालूम है कि एक शर्ट बनाने में कितने मटेरियल की आवश्यकता है, लाइक एक शर्ट बनाना है तो हमको 2 मीटर कपड़े की आवश्यकता है, ऐसा। तो उसी में जैसे डायरेक्ट मटेरियल, वैसे होता है कि इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल मतलब जिसको कि हम लोग डायरेक्टली ट्रेस नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए मान लो सिलाई मशीन है, उसमें क्या लगता है, लुब्रिकेंट ऑयल लगता है, ठीक है। तो ये सब सिलाई सिलाई वगैरह का काम कहाँ होता है, फैक्ट्री में। तो इनडायरेक्ट मटेरियल कहाँ चले आएगा, फैक्ट्री में। वैसे दोस्तों होता है इनडायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट लेबर मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे कि फैक्ट्री में जो काम होता है, मान लो ये फैक्ट्री में काम हो रहा है, यहाँ पर है वर्कर, ठीक है। एक बड़ी सी फैक्ट्री है। अब ये फैक्ट्री में 3 जगह काम हो रहा है, तो यहाँ पर शर्ट को सिलने के लिए 3 स्किल्ड वर्कर है। कौन से वर्कर है, स्किल्ड वर्कर है, ठीक है। अब इनको चाय कॉफ़ी पानी चाहिए, तो इसके लिए हमने क्या रखा, एक वर्कर को रखा कि भाई इनको चाय कॉफ़ी पानी चाहिए तो तुम दे देना, क्लियर है। या फिर फैक्ट्री में रखा क्वालिटी चेकर को, सुपरवाइज़र को, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, हम लोग उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट लेबर। तो भी कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। वैसे फैक्ट्री में भी क्या तो होता है दोस्तों, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, यानी कि फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी बिल, क्लियर है। तो वो क्या आ गया, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। वैसे ही ऑफिस में भी होता है इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। वैसे ही यहाँ पर भी होता है इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्लियर है। हम समझेंगे आगे, और क्वेश्चन में समझ भी चुके हैं कि क्या क्या होता है इसके एग्जाम्पल। फिलहाल आपको उसको समझने की आवश्यकता नहीं है, जो जो समझाना है, जो रिलेवेंट है वो बताते हुए चलूँगा मैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर खर्चे को अलग अलग बाइफरेट किया गया है। क्यों किया गया है, ताकि जैसे लिखा है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, हम इन खर्चों को कंट्रोल कर सके, कितना लगना चाहिए था और कितना लगा है। वैसे डायरेक्ट लेबर कितना लगना चाहिए था और कितना लगा है, वैसे डायरेक्ट एक्सपेंस कितना लगना चाहिए था, कितना लगा है। अगर मान लो ज़्यादा खर्चा लगता है तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्लियर। तो कंट्रोल करने के लिए, कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए, कॉस्ट सही निकलेगी तो प्रॉफिट भी सही निकलेगी, तो वो सबको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट करते हैं, क्लियर है। ये चैप्टर का हेडिंग का मतलब था, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ। देखो कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, क्या लिखा है, कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, है ना। ये जो लिखा हुआ है इसको मैं एकदम आसान भाषा में समझाया हूँ यहाँ पर, ताकि आपको विथ एग्जाम्पल के साथ पूरी क्लैरिटी आए। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट मतलब क्या होता है, डिवाइडिंग एक्सपेंसेस इनटू कैटेगरीज। हमने देखा कि हमने एक्सपेंस को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया था, सो दैट कॉस्ट कंट्रोल, लाइक डायरेक्ट मटेरियल कितना लगना चाहिए था और कितना लगा है। ज़्यादा लग गया है तो हम उसको कंट्रोल करने की आवश्यकता करेंगे, मतलब कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ हम लोग प्रोडक्शन के दौरान भी कंट्रोल करते हुए चलेंगे। लाइक वर्कर जो काम कर रहा है उसको काम करना अच्छे से आता है कि नहीं आता। वेस्टेज को कम करने के लिए हम लोग कदम उठाएंगे, लाइक वर्कर को प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे, मशीन का मेंटेनेंस करवाएंगे, इस तरह से। फिर प्रॉफिट कैलकुलेशन, अब कॉस्ट प्रॉपर निकलेगी तो प्रॉफिट भी हम प्रॉपर निकाल पाएंगे। एंड डिसीजन मेकिंग क्या हो जाती है, सिंपल हो जाती है। अब कॉस्ट सही तरीके से निकलेगी तो हम लोगों को मान लो कोई ऑर्डर आया है तो हम सोच पाएंगे कि भाई हम इसको इतने रुपीस में दें या ना दें। एग्जांपल के लिए मान लो मेरा काम क्या है, पेन बनाना है। मेरी पेन कितने की थी, 100 रुपये की मेरी पेन थी, इसकी पूरी कॉस्ट थी, क्या थी, कॉस्ट।
एक ऑर्डर आया कि भाई मेरे को 102 रुपये में पेन चाहिए और मैं आपसे 1 लाख पेन लेने के लिए रेडी हूँ। अब अगर मैं कॉन्फिडेंस होगा कि भाई 100 रुपये एकदम करेक्ट निकला है तो मैं 102 में आराम से दे पाऊँगा। तो डिसीजन मेकिंग क्या हो जाती है, सिंपल। अगर आपको प्रॉपर कॉस्ट का आपने क्लासिफिकेशन किया है और प्रॉपर आपने कॉस्ट को कैलकुलेट किया है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ एग्जांपल, सपोज देयर इज अ फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मेकिंग टेबल्स। ये कोई फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो टेबल बनाती है। इट हैज़ डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्ट, उसको अलग अलग कॉस्ट लगेगी। लाइक वुड की कॉस्ट, नेल की कॉस्ट, पॉलिश की कॉस्ट, उसको बोलेंगे रॉ मटेरियल। यानी कि यहाँ पे बोला जाएगा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। देखो डायरेक्ट मटेरियल किस पे डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरह से ट्रेस कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पे वुड क्या है, डायरेक्ट मटेरियल है। क्योंकि जो नेल होती है या फिर पॉलिश होती है, कहीं ना कहीं जो कीले वगैरह होते हैं हम उसको एक साथ लेकर आते हैं और एक साथ लगाते हैं। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, एक साथ लेकर लाते हैं, एक साथ लगाते हैं, तो हमको मालूम नहीं चलता कि इसमें कितने कीले लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं हम इसको इनडायरेक्ट मटेरियल में भी क्लासीफाई करते हैं। हो सकता है कि यहाँ पर उसको डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे, तो इसको हम लोग डायरेक्ट मटेरियल बोले। तो अल्टीमेटली मेरा बताने का मतलब है कि डायरेक्ट मटेरियल किसको बोलेंगे, जिसको हम लोग डायरेक्टली ट्रेस कर पाए। अगर आप नेल को पॉलिश को भी डायरेक्टली ट्रेस कर पाओगे तो डायरेक्ट मटेरियल कहलाएगा, सिंपल। फिर कारपेंटर की वजह से, अच्छा, और इन जनरल क्या कहलाता है, ये इनडायरेक्ट। इन जनरल दोनों क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट, इन जनरल। ठीक है, कारपेंटर वेज मतलब क्या होगा दोस्तों, हु एक्चुअली मेक्स द टेबल। जो टेबल को एक्चुअली बनाता है उसको हम लोग बोलेंगे कारपेंटर की वेजेस। फैक्ट्री का रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इसको बोलेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। यहाँ पर जो है ऐसे इसलिए दे दिया है क्योंकि अपन को आगे कॉस्ट शीट पढ़ना बचा हुआ, इसलिए वैसे ही रफली दे दिया है, क्लियर है। अच्छा, फैक्ट्री रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट बोलेंगे। ऑफिस स्टाफ की सैलरी को क्या बोलेंगे हम लोग, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट बोलेंगे। फ्यूल फॉर डिलीवरी ट्रक के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बोलेंगे, क्लियर है। तो देखो फैक्ट्री में काम होगा, फैक्ट्री ओवरहेड मतलब क्या होता है दोस्तों, ओवरहेड मतलब होता है ऊपरी व्यय का खर्चा, यानी ऐसा खर्चा जिसको हम डायरेक्टली ट्रेस नहीं कर सकते कि कौन से प्रोडक्ट में कितना मटेरियल लगा, यानी कि कौन से प्रोडक्ट में कितना रेंट लगा, बता सकते हो क्या। जैसे मान लो ये फैक्ट्री है, फैक्ट्री में कई सारे मान लो काम होता है, कई सारे डिपार्टमेंट है, वहाँ पर काम हो रहे हैं। तो अब इस डिपार्टमेंट में इतने सारे प्रोडक्ट बन रहे हैं, अनगिनत प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो इस फैक्ट्री का रेंट से हम बता थोड़ सकते हैं कि इस प्रोडक्ट में कितना रेंट लगा। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, अलोकेट करते हैं, अपॉर्शन करते हैं। अपॉर्शन करते हैं मीन्स क्या होता है कि हम लोग एक ऑन इन देवर निकाल कर कॉमन बेसिस पे अलोकेशन करते हैं। तो क्या कहलाएगा, फैक्ट्री का रेंट, यानी क्या कहलाएगा, ओवरहेड कहलाएगा। वैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल आया, पूरे फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी बिल आया, या फिर मान लो इस डिपार्टमेंट का इलेक्ट्रिसिटी बिल आया, तो हम लोग उसको अपॉर्शन करते हैं। ठीक है, अपॉर्शन करते हैं कुछ मीज़र लेकर, उसको भी क्या बोलेंगे हम लोग, ओवरहेड। वैसे ही ऑफिस स्टाफ की सैलरी, उसको भी किसको बोलेंगे अपन, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट में जाएगा। क्या लिखा है, ऑफिस स्टाफ। अब फैक्ट्री है तो फैक्ट्री के लिए ऑफिस की आवश्यकता तो है ही, तभी वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट होंगे, एग्रीमेंट होंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन की कॉस्ट में शामिल करेंगे। इसको बोल सकते हैं हम लोग, इसको अपन ऐसे लिख लेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कॉस्ट, क्लियर है, ओवरहेड कॉस्ट। क्योंकि हाँ चल तो समझो आप, क्योंकि जाने दो लंबी बात नहीं करते। तो ऑफिस स्टाफ की सैलरी कहाँ जाएगी, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में आ जाएगी, क्लियर है। उसके बाद जिसको हम लोग क्या बोलते हैं मालूम है, जिसको हम बोलते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, क्लियर है। फिर फ्यूल फॉर डिलीवरी ट्रक, अगर ट्रक को डिलीवरी कर रहे हैं उसके लिए फ्यूल लग रहा है, उसको किस में शामिल करेंगे हम लोग, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट में शामिल करेंगे। तो सेलिंग कॉस्ट और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट क्या होती है, इसको मैं आगे और समझाऊंगा। देखो फिलहाल समझ लो, सेलिंग के लिए क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि भाई कस्टमर को रेडी करते हैं हमारा गुड्स परचेस करने के लिए, लाइक मार्केटिंग वगैरह करते हैं, उसको बोलेंगे सेलिंग कॉस्ट, क्लियर है। यानी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड बोलना चाहिए उसको, क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है कि गुड्स को कस्टमर तक पहुँचाने का खर्चा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड बोलेंगे, क्लियर है। तो देखो यहाँ पर वही लिखा हुआ है, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट इज द लॉजिकल प्रोसेस ऑफ कैटेगराइज द डिफरेंट cost involved in business process according to their type, nature, frequency and other features to fulfill accounting objective। यानी खर्चा किस तरह का है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे नीचे, है ना। खर्चे का नेचर क्या है, कौन सा खर्चा किस पे लगा, खर्चा बार बार हो रहा है, और अदर फीचर टू फुलफिल अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव। टू फैसिलिटेट इकोनॉमिक एनालिसिस नेसेसरी फॉर डिसीजन मेकिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट लाइज एट द कोर ऑफ कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट मैनेजमेंट। देखो प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट के प्रिंसिपल क्या होते हैं। यहाँ पर जो वर्डिंग्स लिखी हुई है इसको पढ़ने से पहले आपको इसको पढ़ना आवश्यक है, ताकि यहाँ पर लिखी हुई वर्डिंग्स को आप आसानी से समझ पाए। देखो प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट का इजी एक्सप्लेनेशन है। तो क्या लिखा है, पहले जब हम प्रिंसिपल यानी क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट करेंगे उसका सिद्धांत क्या है,
पहले क्या लिखा है, ग्रुपिंग बाय सिमिलरिटीज़, यानी कि सिमिलरिटीज़ मतलब क्या होता है, ऑल कॉस्ट रिलेटेड टू रॉ मटेरियल को हम लोग एक जगह लिखेंगे, लाइक वुड, नेल, पेंट शुड बी ग्रुप अंडर मटेरियल कॉस्ट। तो मटेरियल कॉस्ट की चीज़ों को हम लोग मटेरियल कॉस्ट के अंडर में डालेंगे ऐसा। वैसे लेबर कॉस्ट की चीज़ें को डालेंगे लेबर के अंडर में। फिर क्या लिखा है, जब हमने सिमिलरिटीज़ के हिसाब से ग्रुप कर दिया फिर क्या करेंगे अपन, फर्दर सब क्लासिफिकेशन। एग्जाम्पल के लिए मटेरियल कॉस्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल। तो मटेरियल कॉस्ट को हम लोग डिवाइड करेंगे डायरेक्ट मटेरियल में और इनडायरेक्ट मटेरियल में। डायरेक्ट मटेरियल मतलब क्या होता है, वुड फॉर टेबल, इसको बोलेंगे हम लोग डायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल मतलब क्या हो जाएगा, ग्लू, नेल्स, तो ऊपर बताया था याद है, नेल्स जनरली यूज इन द फैक्ट्री। तो नेल्स, ग्लू और नेल्स इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट मटेरियल, क्योंकि हम लोग इकट्ठा लाते हैं और कई सारे प्रोडक्ट में लगाते हैं और हम लोग अपॉर्चन ही कर देते हैं उस हिसाब से कि भी किस हिसाब से कितना लगा होगा कॉमनली। तो पहले अब प्रिंसिपल क्लियर हुआ। पहले हम लोग सिमिलरिटीज़ के हिसाब से क्या करेंगे, हम लोग ग्रुप कर देंगे, फिर फर्दर सब क्लासिफिकेशन करेंगे। हमने पहले सब खर्चे को डाल दिया मटेरियल कॉस्ट में, फिर हम निकाला डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल। फिर क्या लिखा, एवरी कॉस्ट मस्ट बी क्लासीफाइड, जितने भी खर्चे हैं इवन स्मॉल एक्सपेंस लाइक पैकिंग टेप मस्ट बी क्लासीफाइड अंडर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये बोल रहा है हर एक क्लास को हम हर एक खर्चे को क्लासीफाई करेंगे, क्योंकि भी उसका पैसा लगा ही है ना, तभी तो प्रॉपर कॉस्ट निकलेगी। फिर लिखा है वन कॉस्ट मल्टीपल क्लासिफिकेशन, वन कॉस्ट के बहुत सारे क्लासिफिकेशन होते हैं। एग्जाम्पल के लिए फैक्ट्री का जो रेंट है, मैंने क्या बताया था, ये क्या है, इनडायरेक्ट खर्चा या ओवरहेड खर्चा है, जिसको कि हम लोग डायरेक्टली प्रोडक्ट के ऊपर ट्रेस नहीं कर सकते, हम इसको कॉमनली अपॉर्शन करते हैं। दोस्तों मैं जो बोलता हूँ उसको लिखते भी चलना ताकि प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। कॉस्ट बाय नेचर, फैक्ट्री रेंट क्या है, ओवरहेड कॉस्ट बाय नेचर। फिक्स्ड बाय बिहेवियर, देखो फिक्स्ड बाय बिहेवियर मतलब क्या होता है कि फैक्ट्री का रेंट जितना है उतना लगना ही है, फैक्ट्री का रेंट जितना लगना है उतना लगना ही है, और आप प्रोडक्शन को कम करो या ज़्यादा करो उससे मतलब नहीं है। तो फिक्स्ड बाय बिहेवियर। फिर क्या लिखा है, प्रोडक्शन कॉस्ट बाय फंक्शन, यानी कि फंक्शन मतलब क्या होता है, काम कहाँ पे होता है, फैक्ट्री में काम होता है, तो फंक्शन करने के लिए हमको क्या चाहिए, फैक्ट्री की आवश्यकता होती है। ये सब के बारे में नीचे और भी आप पढ़ेंगे वापस। वन कॉस्ट मल्टीप्लिकेशन क्लासिफिकेशन, जैसे फैक्ट्री रेंट को हम लोग ओवरहेड भी बोलेंगे, फैक्ट्री रेंट को हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट भी बोलेंगे, फैक्ट्री कॉस्ट को हम लोग प्रोडक्शन कॉस्ट भी बोलेंगे बाय फंक्शन। क्लियर है, क्योंकि काम कहाँ पे होता है, फैक्ट्री में होता है। फिर क्या लिखा है, मैनेजरियल ऑब्जेक्टिव बेस्ड। मैनेजरियल ऑब्जेक्टिव बेस्ड मतलब क्या होता है, ध्यान सुनना, मैनेजरियल फॉर एग्जांपल कॉस्ट कंट्रोल, फॉर कॉस्ट कंट्रोल कॉस्ट में बी क्लासिफाइड एज डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट, फॉर डिसीजन मेकिंग कॉस्ट में बी क्लासिफाइड एज फिक्स्ड वर्सेस वेरिएबल। यानी कि अगर मान लो मैनेजमेंट को, ध्यान सुनना, अगर मैनेजमेंट को डिसीजन लेना होता है तो मैंने पहले बताया था कि मैनेजमेंट को डिसीजन लेना होता है तो मैनेजमेंट क्या करती है, फिक्स कॉस्ट को इग्नोर कर देगी, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट लेगी, क्योंकि फिक्स कॉस्ट ऑलरेडी क्या हो चुकी है, रिकवर हो चुकी है। ये सब बहुत डिटेल में अपन पढ़ते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग में जो आता है CMA इंटर में, ठीक है। तो फिलहाल आपको इतना समझना है कि मैनेजमेंट जो है डिसीजन लेने के लिए कौन सी कॉस्ट लेती है, वेरिएबल कॉस्ट लेती है, इसलिए प्रॉपर क्लासीफाई करना चाहिए कि कौन सी वेरिएबल है कौन सी फिक्स्ड है, ठीक है। आपको इसके बारे में डिटेल में समझना हो तो मैं आपको स्पीड में समझा देता हूँ, एकदम फटाफट समझ लो, ठीक है। एकदम मैं सिंपल सा कोई एग्जांपल ले लेता हूँ, सिंपल सा देखो, एकदम सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लो सेलिंग प्राइस कितनी है 200, सेलिंग प्राइस कितनी है 200, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 100। वेरिएबल कॉस्ट मतलब क्या, फिलहाल ये समझो कि 100 का सामान बना 200 में बेचा, ठीक है। और मान लो मैं बात करता हूँ फिक्स्ड कॉस्ट की, मतलब कि मान लो रेंट लगना ही है हमेशा। रेंट कितना है, मान लो 100 रुपये का, मात्र 100 रुपये का रेंट है, एकदम सिंपल सा एग्जांपल, ठीक है। फिर एक ऑर्डर आया कि भाई हमको क्या चाहिए, 500 पीस चाहिए, 500 पीस चाहिए और कितने में चाहिए, ₹110 में चाहिए, ठीक है। और ये जो आप बेच रहे थे, आपकी फैक्ट्री कहाँ पे थी, मुंबई में थी, कहाँ पे थी, फैक्ट्री में थी। ऑर्डर कहाँ से आया, मान लो ऑर्डर आया है जापान से। अब आपके सामने क्वेश्चन ये है कि आपको डिसीजन देना है कि भाई हम लोग 110 रुपये में दे या ना दे। अब देखो अभी बताया, जब मैनेजमेंट को डिसीजन लेना है तो मैनेजमेंट क्या करेगी, फिक्स कॉस्ट को रिकवर कर देगी, फिक्स कॉस्ट को रिकवर कर देगी। और बताता हूँ, देखो ड्यूरिंग द ईयर 100 प्रोडक्ट ऑलरेडी सोल्ड, यानी क्या हुआ था, आपने बनाया 100 का, सेल करते हो 200 में, फैक्ट्री का रेंट कितना है 100 रुपये, और अब इस साल ऑलरेडी 100 प्रोडक्ट बेच चुके हो, ठीक है। अब ऑर्डर आया जापान से क्या ऑर्डर आया कि भाई हमको 110 में चाहिए। अब ऑर्डर आया कि आपको डिसीजन देना है कि भाई हम इसको दे या ना दें। तो क्या करोगे आप, देखो मार्जिनल कॉस्ट का स्टेटमेंट बनता है, उस स्टेटमेंट क्या है, सेल
माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, फिर उसके बाद क्या आता है कंट्रीब्यूशन, फिर माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट, तो फिर क्या आता है प्रॉफिट, फिर क्या आता है प्रॉफिट। ध्यान से सुनना, एक चीज़ को बताऊंगा। सेल कितना लिखा है 200, यहाँ पे लिखा मैं 200, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 100, कंट्रीब्यूशन कितना आया 100, फिक्स कॉस्ट कितनी है 100, यानी कि रेंट आपको देना ही है, चाहे आपका प्रोडक्शन हो या ना हो, धंधा चले या ना चले। तो कितना बचा यहाँ पर, प्रॉफिट कितनी हुई यहाँ पर। अच्छा, आपने कितना पीस बेचा था यहाँ पर 100 बेचा था ना, 100 पीस, तो करना पड़ेगा 200 इंटू 100, 200 इंटू 100 है ना, क्योंकि 100 पीस बेचा। अब 100 पीस बेचा तो 100 पीस बनाया भी, 100 पीस बनाया भी, तो वापस 100 पीस बनाने के लिए कितनी कॉस्ट लगी, 100 रुपये की कॉस्ट लगी। ठीक है, लिख देता हूँ मैं यहाँ पर 100 कितना पीस बेचा 100 ना, तो लिख देता हूँ मैं 100 पीस, 100 पीस, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो गया अपना 20,000, ये हो गया अपना 10,000। कितना कमाया आपने 10,000 कमाया, 10,000 कमाया, रेंट कितना लगा 100, कितना आया 9,900। ये क्या है अपनी प्रॉफिट, यानी कि ऑलरेडी अपनी प्रॉफिट में भी चल रहे हो, यानी आपकी फिक्स कॉस्ट क्या हो चुकी है, रिकवर हो चुकी है, फिक्स कॉस्ट रिकवर हो चुकी है। अब आपके पास ऑर्डर क्या आया था, ऑर्डर कि भाई हमको कितना पीस चाहिए, हमको पीस कितना चाहिए, ऑर्डर जापान से कि 500 पीस चाहिए 110 रुपये में। अब आप 500 पीस दोगे, 500 पीस दोगे तो उसमें कितना कमाओगे, कितना कमाओगे, एक पीस कितने का 110 का बेच रहे हो, कॉस्ट कितनी है 100 रुपये की कॉस्ट है, तो आप कितना कमाए यहाँ पर 500 इंटू 10, कितना कमाया आपने 5,000 रुपये कमाया। अब सवाल ये उठता है, देखो फिक्स कॉस्ट जो है क्या होती है ऑलरेडी यहाँ पर रिकॉर्ड हो चुकी है, तो वापस इसको माइनस करने की आवश्यकता है क्या, नहीं, क्योंकि फिक्स कॉस्ट क्या हो चुकी है, ऑलरेडी रिकवर हो चुकी है। क्लियर हो रहा है अच्छे से। हम लोग वापस बताता हूँ, सेलिंग प्राइस कितनी थी 200, वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी 100, और फैक्ट्री का रेंट कितना था 100, तो यानी आप कितना पीस बेच चुके हो 100 पीस बेच चुके हो। ठीक है, तो 200 इंटू 100 कितना आया 20,000, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 100 इंटू 100 कितना आया 10,000, कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आया 10,000, फैक्ट्री का रेंट कितना है मात्र 100 रुपये का। ऑलरेडी आपकी प्रॉफिट चल रही है 9,900 के प्रॉफिट में चल रहे हो। अब ये तो रिकवर हो चुका है, ये तो रिकवर हो चुका है, अब इसका कोई टेंशन ही नहीं हम लोगों को। तो अब 500 पीस का ऑर्डर आया कितने में 110 रुपये में, तो अब एक पीस में कितना कमा रहे हो 10 रुपये कमा रहे हो, आपने 5,000 कमा लिया, और आपको फिक्स कॉस्ट लगना है ही नहीं, और लग दी तो भी कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। क्लियर अच्छे से, ये था आपका एग्जाम्पल। इसीलिए फिक्स कॉस्ट को और वेरिएबल कॉस्ट को अलग अलग क्लासीफाई किया गया। देखो फिक्स कॉस्ट को अलग क्लासीफाई किया, वेरिएबल कॉस्ट को अलग क्लासीफाई किया। अब समझ में आया ऐसा, ठीक है, लिखा है सब क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू नीड, नीड के हिसाब से सब क्लासिफिकेशन किया जाएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, कॉस्ट में बी सब डिवाइडेड बाय नेचर ऑफ कॉस्ट एलिमेंट, यानी कि मटेरियल लेबर ओवरहेड, फंक्शन के हिसाब से प्रोडक्शन फंक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग फंक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी, बिहेवियर के हिसाब से फिक्स्ड वेरिएबल सेमी वेरिएबल, रेशन टू प्रोडक्शन प्रोसेस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, यानी कि क्या लिखा सब आवश्यकता के हिसाब से कि भाई हमको मटेरियल की आवश्यकता है, लेबर की आवश्यकता है, ओवरहेड की आवश्यकता है, यानी कि अल्टीमेटली अकॉर्डिंग टू नीड। हम देखे भी थे ना यहाँ पे, देखो नीड मतलब यहाँ पर ये हमने देखा था मैनेजमेंट में। अगर मान लो हमको किसी डिपार्टमेंट की कॉस्ट कंट्रोल करना है तो देखेंगे डिपार्टमेंट ए की कॉस्ट कितनी है, बी कितनी है, रेशन टू प्रोडक्शन प्रोसेस डायरेक्ट कितना लगता है, इनडायरेक्ट कितना लगता है, तो हम नीड के हिसाब से भी क्या करेंगे क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर आपको समझाता हूँ, वो चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, एज पर पैरा 5 ऑफ CAS1 कॉस्ट शैल बी क्लासीफाइड बाय द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग, क्या लिखा है शैल यानी करना ही है, ग्रुपिंग द कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट अंडर अ कॉमन डेजिग्नेशन ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज़, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज़ देखे थे अपन। देखो ग्रुपिंग बाय सिमिलरिटीज़ यानी मटेरियल कॉस्ट में पूरा का पूरा क्लासीफाई करेंगे सिमिलरिटीज़ ऑफ नेचर, एट्रीब्यूट्स और रिलेशंस। आइटम ग्रुप्ड अंडर टुगेदर अंडर अ कॉमन हेड शैल बी फर्दर क्लासीफाइड अकॉर्डिंग टू देयर फंडामेंटल डिफरेंस। ठीक है, फिर क्या करेंगे फर्दर क्लासिफिकेशन करेंगे यहाँ पर। Moreover, scheme of classification shall be such that every item of cost is classified। यहाँ पे लिखा हुआ है हर एक चीज़ को क्या क्लासीफाइड करेंगे। अगर पैकिंग टेप भी है तो उसको भी क्लासीफाई करेंगे सेलिंग के अंदर। द प्रोसेस विल इंश्योर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ईच आइटम एंड सिस्टमेटिक प्लेसमेंट ऑफ लाइक आइटम टुगेदर अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन फीचर। द सेम कॉस्ट में अपीयर इन द सेवरल डिफरेंट क्लासिफिकेशन डिपेंडिंग ऑन द पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन। Cost is classified normally in terms of managerial objective। Cost is classified normally in terms of managerial। देखो managerial मतलब क्या होता है, वो ये बन सकते हैं फिक्स्ड और वेरिएबल। ठीक है, ताकि डिसीजन ले पाए। इट इज़ प्रेजेंटेशन नॉर्मली रिक्वायर्ड सब क्लासिफिकेशन,
क्या लिखा है, सब क्लासिफिकेशन, सच सब क्लासिफिकेशन मे बी अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ कॉस्ट एलिमेंट, फंक्शनल लाइंस, एरियाज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और सम अदर यूजफुल ब्रेकअप। ये जो बताया मैं, देखो यहाँ पर ये नेचर, फंक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिहेवियर, ये सब। द एप्रोप्रिएट सब क्लासिफिकेशन डिपेंड अपॉन द यूजेस टू बी मेड ऑफ कॉस्ट रिपोर्ट। फिर क्या लिखा है, कॉस्ट में बी क्लासिफाइड विद रेफरेंस द नेचर ऑफ एक्सपेंस, ट्रेसेबिलिटी, मतलब कि डायरेक्ट, देखो लिखा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कॉस्ट को आप ट्रेस कर सकते हो, इनडायरेक्ट कॉस्ट को आप ट्रेस नहीं कर सकते, मतलब डायरेक्ट कॉस्ट को आप डायरेक्ट ट्रेस कर सकते हो, इसको अपन ट्रेस करके कॉमनली अपॉर्शन किया जाएगा। यहाँ पर सब दिया हुआ है, ये सब जो पढ़ रहे हो ना, नीचे हर एक चीज़ दी हुई है। इट रिलेशन टू फंक्शंस, एक्टिविटी, इट्स बिहेवियर, फिक्स्ड, सेमी वेरिएबल और वेरिएबल, एंड इट्स रिलेशनशिप टू प्रोडक्शन प्रोसेस। तो ये सब हम समझे ना, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं इसका मिटा देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसका काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो। तो पहले जो कॉन्सेप्ट था ना, ताकि आपको एग्जाम्पल रहे तो प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। पहले कॉन्सेप्ट है ना, फिर क्लासिफिकेशन का स्क्रीनशॉट ले लेना, मतलब प्रिंसिपल का, ठीक है। अब प्रिंसिपल का स्क्रीनशॉट ले लो, 2-3 स्क्रीनशॉट लेने पड़ेंगे, एक यहाँ से यहाँ तक ले लो, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक ले लो, ठीक, क्लियर है क्या, ताकि आपको एग्जाम्पल रहे तो आपको याद भी आसानी से हो जाए ना, ऐसा। फिर लिखा है, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट एज पर CAS 1 यानी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, एज पर पैरा 4.3 ऑफ CAS 1, classification of cost is the arrangement of item of cost in logical group having regard to their nature, subjective classification and purpose and objective classification. Thus in CAS 1 two type of classification logical groups are recommended, subjective classification, objective classification. सब्जेक्टिव मतलब क्या होता है, उस नेचर के हिसाब से, और ऑब्जेक्टिव मतलब क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, यानी हमारा उद्देश्य क्या है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे। हमारा उद्देश्य क्या है, उसके हिसाब से हम क्लासीफाई करेंगे कि हमारा उद्देश्य ये बनाना है, तो उसके हिसाब से हम क्लासीफाई करेंगे। खैर चलो, नीचे दिया हुआ है, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट बाय नेचर ऑफ एक्सपेंस। नेचर मतलब क्या होता है, कौन सा खर्चा किस पर लगा है, कौन सा खर्चा किस पर लगा है, ऐसा। तो देखो ये यानी मटेरियल का खर्चा कितना लगा है, एम्प्लॉय का खर्चा कितना लगा है, और एक्सपेंस कितना लगा है, इसको बोलेंगे नेचर। तो मटेरियल कॉस्ट आर कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट और रेंडरिंग ऑफ सर्विस। प्रोडक्शन करना था या सर्विस को रेंडर करना था, उसके लिए जो खर्चा लगा है वो मटेरियल कॉस्ट। लेकिन कैसे अपन को रिकॉर्ड करना है, नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, रिबेट, टैक्सेस एंड ड्यूटीज रिफंडेबल दैट कैन बी क्वान्टिफाइड विथ रीजनेबल एक्यूरेसी। तो हमको क्या करना है, इस खर्चे को नेट ऑफ करके रिकॉर्ड करना है। एम्प्लॉय मतलब क्या लिखा हुआ है, एम्प्लॉय कॉस्ट आर कंसिडरेशन इंक्लूडिंग बेनिफिट पेड और पेबल टू एम्प्लॉय, ठीक है, परमानेंट और टेम्पररी, फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्रोसेस और रेंडरिंग ऑफ अ सर्विस। तो कितना हमने पेड किया, कितना पेबल है, पेबल को भी रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि उनको देना ही है, ठीक है। चाहे परमानेंट हो, चाहे क्या हो, टेम्पररी हो, उसको हम लोग लिखेंगे ही कि भाई प्रोडक्शन प्रोसेस में कितना खर्चा लगा। ये जो पेड है और पेबल है, ये सब अपन याद है जब चैप्टर नंबर 1 में पढ़े थे, बताया था कॉस्ट मतलब क्या होता है, जो कॉस्ट इनकर हो चुकी है। इनकर मतलब कैश पेड भी हो चुका है या फिर पेबल है, यानी कि आउटस्टैंडिंग है। चैप्टर नंबर 1 की पहली लाइन में बात बताया था मैं, ठीक है। फिर लिखा है एक्सपेंस मतलब क्या होता है, एक्सपेंस आर कॉस्ट अदर देन मटेरियल कॉस्ट एंड एम्प्लॉय कॉस्ट, कॉमन सेंस वाली बात है, फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट और रेंडरिंग ऑफ अ सर्विस। फॉर एग्जांपल, कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज, पेमेंट फॉर बॉट आउट सर्विस, जॉब प्रोसेसिंग चार्ज। यूटिलिटी कॉस्ट क्या है, अगर हमने कोई सर्विस दी उसकी कॉस्ट क्या है, और जॉब को प्रोसेसिंग करे उसका चार्ज क्या है। मतलब अल्टीमेटली अदर देन मटेरियल खर्चा यहाँ पर एक्सपेंसेस में आएगा, सिंपल सी बात है। फिर उसमें भी खैर बहुत सारी बातें और आपको आगे मिलेगी। जैसे देखो डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब क्या होता है, एक्सपेंस का क्लासिफिकेशन किया हुआ है, ठीक है। तो मैं समझते हैं। देखो ये आपका लिए नेचर है ऑफ एक्सपेंस के हिसाब से, ठीक है, मटेरियल लेबर, ये मटेरियल लेबर और एक्सपेंस। लेकिन जब हम बात करेंगे नीचे क्या लिखा है, देखो यहाँ पर क्लासिफिकेशन बाय ट्रेसेबिलिटी ऑफ द कॉस्ट टू अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट। ट्रेसेबिलिटी मतलब जिसको कि हम ट्रेस कर सके, जिसको कि हम ट्रेस कर सके। तो यहाँ पर डायरेक्ट कॉस्ट, दूसरा क्या है
इनडायरेक्ट कॉस्ट। ये सब भी अपन चैप्टर नंबर 1 और 5 में पढ़ चुके हैं। डायरेक्ट कॉस्ट मतलब क्या होता है? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, जिसको कि हम लोग डायरेक्टली ट्रेस कर सकते हैं कि लाइक एक शर्ट में 2 मीटर कपड़ा लगता है, तो डायरेक्ट कॉस्ट आर द कॉस्ट ऑफ मटेरियल विच कैन बी असाइन टू अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट इन अ इकोनॉमिकल फिजिकल वे। यानी कि डायरेक्टली देखो, डायरेक्ट कॉस्ट अल्टीमेटली होता क्या है? पहली बात जो क्या होता है, सिग्निफिकेंट होता है। क्या होता है? सिग्निफिकेंट होता है, जिसको कि हम लोग मेज़र कर सकते हैं, है ना, जिससे कि हम लोग क्या करें, कॉस्ट ऑब्जेक्ट में असाइन कर पाए, उसको बोलेंगे डायरेक्ट कॉस्ट। और वैसे इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है? इनडायरेक्ट मटेरियल की बात करूँ वैसे ही, तो इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आर द कॉस्ट ऑफ मटेरियल विच कैन नॉट बी डायरेक्टली असाइन टू अ पर्टिकुलर कॉस्ट ऑब्जेक्ट इन एन इकोनॉमिकल फिजिकल वे। ऐसा कि हम डायरेक्टली असाइन नहीं कर सकते, इसको हम डायरेक्टली असाइन कर सकते हैं। जैसे बताया था इनडायरेक्ट मटेरियल के बारे में कि लुब्रिकेंट ऑयल लगा मान लो मशीन में, और क्या बताया था एग्जाम्पल, नेल्स लगा, कीला विला लगा, या अगर शर्ट सिल रहा हो तो बटन लगे, धागे लगे, तो डायरेक्टली अगर असाइन नहीं कर सकते तो क्या कहलाएगा? वो इनडायरेक्ट मटेरियल कहलाएगा। सिंपल सी बात है ना। इसे लिखा हुआ है कि कैन नॉट बी डायरेक्टली असाइन टू अ पर्टिकुलर कॉस्ट ऑब्जेक्ट इन इकोनॉमिकल फिजिकल वे। ऐसा। फिर डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट, लाइक मैं एक शर्ट बनाता हूँ तो मेरे को वर्कर या टेलर जी बोलेंगे कि भाई हमें 500 रुपये चाहिए, वैसे कारपेंटर जी भी अपना रेट मांगेंगे। क्लियर है? लेकिन इनडायरेक्ट में क्या होता है कि भाई मैं बताया था, इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मतलब क्वालिटी चेकर का खर्चा या हेल्पर का खर्चा, तो वो जो है वो इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट में आ जाएगा। तो डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट आर द एम्प्लॉय कॉस्ट विच कैन बी असाइन टू अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट इन एन इकोनॉमिकल फिजिकल वे, जिसको डायरेक्टली हम असाइन कर सकते हैं। लाइक एक शर्ट को बनाने का 500 रुपये लगा, यहाँ पे जो बताया था कि भाई कॉमनली हम लोग खर्चा चार्ज करेंगे लाइक हेल्पर वगैरह की सैलरी। इनडायरेक्ट कॉस्ट आर एम्प्लॉय कॉस्ट विच कैन नॉट बी डायरेक्टली असाइन टू अ पर्टिकुलर कॉस्ट ऑब्जेक्ट इन इकोनॉमिकल फिजिकल वे, जिसको क्या हम लोग डायरेक्टली क्या नहीं कर सकते, असाइन नहीं कर सकते। वैसे ही क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, जैसे डायरेक्ट एक्सपेंस लिखा हुआ है, डायरेक्ट एक्सपेंस आर एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस आर एक्सपेंस एक्सेप्ट डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट विच कैन बी असाइन टू अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट, जिसको कि हम लोग कॉस्ट ऑब्जेक्ट में असाइन कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे कि मान लो मैंने क्या किया, स्पेशल मशीन हायर की किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, मान लो प्रोडक्ट पी को बनाने के लिए स्पेशल मशीन हायर की, तो उस कॉस्ट को कहाँ डालेंगे? प्रोडक्ट बी में डाल देंगे। ऐसा। फिर इनडायरेक्ट मतलब क्या होता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस आर एक्सपेंस विच कैन नॉट बी डायरेक्टली असाइन टू अ पर्टिकुलर कॉस्ट ऑब्जेक्ट इन एन इकोनॉमिकल फिजिकल वे, लाइक फैक्ट्री का रेंट हो गया, है ना, या फिर फैक्ट्री का गेट कीपर, सुपरवाइजर खर्चा, ऑफिस का खर्चा, है ना, ये सब किस में आएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा अल्टीमेटली, जिसको कि हम लोग डायरेक्टली असाइन नहीं कर सकते। सिंपल। फिर लिखा है क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन, तो क्या है ध्यान रखना, मैं आपको इसमें पहले समझा देता हूँ। ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग या फिर प्रोडक्शन कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग द मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन ऑफ अ कंपनी इज प्रोडक्शन कॉस्ट। ये दिख रहा होगा ना, मैन्युफैक्चरिंग है प्रोडक्शन कॉस्ट, कि भाई फैक्ट्री का वगैरह खर्चा कहाँ पे आ जाएगा? फैक्ट्री में समझ लो अल्टीमेटली फंक्शन होते हैं, वहाँ के पूरे खर्चे कहाँ पे आ जाएंगे? प्रोडक्शन कॉस्ट के अंडर में आएंगे। इट इंक्लूड्स कॉस्ट बिगिनिंग विथ सप्लाई मटेरियल, लेबर, सर्विसेज एंड विथ प्राइमरी पैकिंग। यानी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मतलब ये सब कॉस्ट में आप पढ़ोगे एकदम प्रॉपर वे में। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मतलब अगर कॉस्ट शीट पढ़ चुके होंगे, समझ रहे होंगे यहाँ पर कि क्या होता है कि अल्टीमेटली पूरे के पूरे जो खर्चे हैं आप अल्टीमेटली सीखा जाता है प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, तो क्या आता है हमारा? फैक्ट्री कॉस्ट, या उसको बोल सकते हैं हम लोग प्रोडक्शन कॉस्ट। ऐसा। और यहाँ की बात करें इस चैप्टर की, तो कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग द मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन ऑफ अ कंपनी इज प्रोडक्शन कॉस्ट। अगर मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन का जो खर्चा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोडक्शन कॉस्ट में डालेंगे। इट इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ बिगिनिंग, यानी मटेरियल, लेबर, सर्विसेज जो भी हो, जो कि एंड होती है प्राइमरी पैकिंग के साथ, तो वो सब कहाँ पे जाएगी? यहाँ पर चली जाएगी। क्लियर है? कहाँ पे? प्रोडक्शन कॉस्ट में। यानी कि प्राइम कॉस्ट मतलब क्या होगा? यहाँ पर पूरा मटेरियल, लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस प्राइम कॉस्ट में आ जाएगा, मुख्य खर्चा। उसका फैक्ट्री का जो खर्चा है वो यहाँ पर मिला के क्या आ जाएगा? प्रोडक्शन कॉस्ट में आ जाएगा। क्लियर है? दस इट इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, वो ये जो प्राइम को जो बताया मैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस एंड फैक्ट्री ओवरहेड, ये जो लिखा हुआ है प्राइम कॉस्ट में जो बताया, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, तीनों मिला के आ जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट। ऐसा कहीं ना कहीं कॉस्ट शीट में जो अपन पढ़ चुके हैं, इसके पहले यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इसको मैं इरेज करता हूँ, तो आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हो। क्लियर है? मैं इरेज करता हूँ। फिर क्या लिखा है? एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ फॉर्मेटिंग पॉलिसी, जहाँ पे पॉलिसी बनती कहाँ बनती है? एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट का खर्चा है। या डायरेक्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रोलिंग द ऑपरेशन,
यानी कि ऑपरेशन को करना, डायरेक्ट करना, कंट्रोल करना, ये सब कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है। विच इज़ नॉट डायरेक्टली टू ऑपरेशन, जो डायरेक्टली ऑपरेशन संबंधित नहीं होता, यानी प्रोडक्ट ऑपरेशन से संबंधित नहीं होता। सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, रिसर्च और डेवलपमेंट एक्टिविटी और फंक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, ये सबसे संबंधित नहीं होता। क्लियर है, उसको बोलेंगे अपन एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। मतलब अल्टीमेटली क्या लिखा है, विच इज़ नॉट रिलेटेड डायरेक्टली टू प्रोडक्शन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, रिसर्च और डेवलपमेंट एक्टिविटी और फंक्शन आर एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, मतलब ये सब संबंधित नहीं होता। ठीक है, लिखा है सेलिंग कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ सीकिंग टू क्रिएट। अच्छा देखो, सेलिंग कॉस्ट मतलब क्या होता है, कस्टमर को क्रिएट करना, मार्केटिंग करना ताकि कस्टमर हमारा गुड्स खरीदे, समझ में आया। तो कॉस्ट ऑफ सीकिंग टू क्रिएट एंड स्टिमुलेटेड डिमांड, डिमांड को क्रिएट करना, सम टाइम टर्म्स एज मार्केटिंग, एंड ऑफ सिक्योरिंग ऑर्डर, ऑर्डर को प्राप्त करना, संबंधित जो खर्चे होंगे किस में आएंगे, सेलिंग कॉस्ट में आएंगे। फिर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट मतलब क्या होता है, क्या होता है, यहाँ सेलिंग हमने ऑर्डर क्रिएट कर दिया, ऑर्डर को ग्राहक तक पहुँचाना है कि नहीं पहुँचाना है, वो किस में आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में आएगा। तो एक्सपेंडिचर इनकर्ड फ्रॉम पैकिंग द पैक्ड प्रोडक्ट अवेलेबल फॉर डिस्पैच, हमने प्रोडक्ट को पैक किया, डिस्पैच करेंगे, टू मेकिंग द रिकंडीशनिंग रिटर्न इम्पटी पैकेजेस। देखो हमने ग्राहक को प्रोडक्ट बेचा, कुछ इम्पटी पैकेजेस आए, उसको हम लोग क्या करते हैं, वापस रिकंडीशन करते हैं, वो भी खर्चा किस में आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में आएगा। वापस प्रोडक्ट को हम लोग बनाए, ग्राहक को दिए, फिर इम्पटी पैकेजेस आए, उसको हमने वापस रिकंडीशन किए, तो वो खर्चा भी कहाँ पे आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में आएगा। जैसे कोको कोला की बॉटल ले सकते हो ना, वापस आती है, उसको वापस क्या करते हैं, रिकंडीशन करते हैं वापस भेजने के लिए। इफ़ एनी अवेलेबल फॉर री यूज़, अगर रीयूज़ के लिए अवेलेबल हो तो। एक्सपेंडिचर इनकट इन मूविंग आर्टिकल टू एंड फ्रॉम प्रोस्पेक्टिव कस्टमर इन द केस ऑफ गुड्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस इज आल्सो इंक्लूडेड इन डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। मतलब वही गुड्स को अपन क्या किए, सेल और रिटर्न बेसिस पर बेचे और उसका रिटर्न हुआ, जो खर्चा लगा वो भी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में शामिल होगा। फिर क्या लिखा है दोस्तों, फिर लिखा है आपको रिसर्च कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ सर्चिंग फॉर न्यू और इम्प्रूव प्रोडक्ट। ये काम तो हमेशा कंपनी करती रहती है कि नया प्रोडक्ट लाना, इम्प्रूव करना, उसके लिए रिसर्च का खर्चा लगता ही है। ठीक है, नए नए मार्केट में फ़ोन आते हैं, नई नई गाड़ी आती है, उसमें रिसर्च खर्चा लगता ही है ना भाई। क्लियर है। द कॉस्ट ऑफ सर्चिंग फॉर न्यू और इम्प्रूव प्रोडक्ट, न्यू एप्लीकेशन ऑफ मटेरियल और न्यू और इम्प्रूव मेथड्स। फिर लिखा है डेवलपमेंट कॉस्ट, मतलब क्या होता है कि रिसर्च कॉस्ट तो क्या करना है, इम्प्लीमेंटेशन करना, कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजन टू प्रोड्यूस अ न्यू और इम्प्रूव प्रोडक्ट और टू एम्प्लॉय न्यू और इम्प्रूव मेथड टिल द कमिटमेंट ऑफ अ फॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ दैट प्रोडक्ट और बाय मेथड इज डेवलपमेंट कॉस्ट। यानी कि ना, यानी कि समझो, कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिसीजंस टू प्रोड्यूस अ न्यू और इम्प्रूव प्रोडक्ट, कि भाई हम लोग क्या जो इतने समझो फिलहाल, जो इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट का खर्चा है वो किस में आएगा, डेवलपमेंट कॉस्ट में आएगा। इम्प्लीमेंटेशन का खर्चा है किस में आएगा, डेवलपमेंट कॉस्ट में आएगा, क्योंकि भाई डेवलप तो करेंगे ही, है ना, तो डेवलप करना है तो उससे संबंधित जो भी खर्चा कहाँ पे आएगा, डेवलपमेंट कॉस्ट में आएगा। क्लियर है। तो द कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ डिसीजन to produce a new or improved product to employ new or improved method till the commencement of formal production of that product or by the method of development cost। क्या लिखा है, क्लासिफिकेशन बाय नेचर और बिहेवियर ऑफ द कॉस्ट। क्या लिखा है, क्लासिफिकेशन बाय नेचर, क्या लिखा है, बाय नेचर। कॉस्ट शैल बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन बिहेवियर इन रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन एक्टिविटी लेवल सच एज फिक्स्ड, वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। बिहेवियर मतलब क्या, उसका बिहेवियर कैसा है, फिक्स्ड है कि वेरिएबल है या फिर सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, ऐसा बिहेवियर। फिर इसका मतलब क्या आता है, जो कि चेंज नहीं होगा जितना भी हमारा वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी चेंज हो जाए। वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा कि वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी के साथ क्या करेगा, ये चेंज होगा। सेमी वेरिएबल कॉस्ट मतलब क्या होता है, तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट आर द कॉस्ट दैट कंटेन बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल एलिमेंट, दे पार्टली चेंजेस विथ चेंज इन लेवल ऑफ एक्टिविटी। अगर लेवल ऑफ एक्टिविटी चेंज होगी तो भी चेंज होगा, मतलब फिक्स का पोर्शन तो चेंज रहेगा लेकिन वेरिएबल का पोर्शन चेंज हो सकता है एक्टिविटी के चेंज होने से। आपको सिंपल से एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लो टेलीफोन का बिल है, पहले टेलीफोन बिल चलता था, तो टेलीफोन बिल है, मान लो कि उसका कहा जाता है कि भाई आपको मंथली का जो रेंट है आपको 200 रुपये तो लगेगा ही लगेगा। अगर मान लो पर कॉल करते हो तो आपको लगेगा ₹1 पर मिनट, ऐसा। तो क्या होगा, वेरिएबल, ये क्या हो गया, फिक्स्ड। फिलहाल आप इतना समझो। बाकी इसका पूरा क्वेश्चन जो है अपन CM इंटर वगैरह में करेंगे, इसके बारे में पूरा समझेंगे CM इंटर में एकदम डिटेल में। हालांकि ये दोनों तो समझ लो, ये खत्म हो गया, इसके बारे में क्वेश्चन अपन पढ़ेंगे। फिर क्या लिखा है, क्लासिफिकेशन बाय नेचर ऑफ प्रोडक्शन और ऑपरेशन प्रोसेस।
कॉस्ट शैल बी आल्सो क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। अच्छा एक मिनट, इसको यहाँ पे समझाया हूँ मैं। ये एकदम सिंपल लैंग्वेज में, कॉस्ट बाय नेचर ऑफ प्रोडक्शन और ऑपरेशन, मतलब एकदम सिंपल लैंग्वेज में कॉस्ट को उस बेसिस पर क्लासिफाई करना कि प्रोडक्ट या सर्विस कैसे बन रही है, किस तरीके से प्रोसेस हो रहा है। तो जिस तरह का हमारा प्रोडक्शन होगा उस तरह से हम कॉस्ट को क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, जिस तरह से हमारा प्रोडक्शन होगा उस तरह से हम कॉस्ट को क्लासिफाई करेंगे। पहले क्या लिखा है, जॉब कॉस्ट। जब प्रोडक्ट या सर्विस कस्टमर के स्पेशल ऑर्डर पर बनती है, यानी कि अच्छा लिखा है, छोड़ो। एक कारपेंटर ने कस्टम मेड सोफ़ा बनाया एक क्लाइंट के लिए। ठीक है, देखो समझो, मान लो एग्जांपल के लिए एक फर्नीचर की शॉप थी। एक मिनट, हाँ क्या हो रहा है, एक फर्नीचर की शॉप थी। वहाँ पर आप गए, बोले कि भाई मेरे को इस तरह का फर्नीचर चाहिए। अब आपने स्पेशल ऑर्डर दिया, तो स्पेशल ऑर्डर के लिए उसकी कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए जॉब कॉस्ट मेथड का यूज़ किया जाएगा। तो जहाँ भी आपको स्पेशल ऑर्डर दिखा तो जॉब कॉस्ट आपको ध्यान में आना चाहिए। क्लियर है। बैच कॉस्ट मतलब क्या होता है, जब एक ही टाइप का सामान को ग्रुप में बनाया जाता है, यानी कि बैच में, ठीक है, और उस बैच की कॉस्ट अलग निकलती है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1000 मेडिसिन टैबलेट एक ही बैच में बनाई गई। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लो 1000 टैबलेट बनाना था, ठीक है, उसके लिए खर्चा क्या लगा, मान लो रॉ मटेरियल लगा है 10,000 का और लेबर भी लगा है 10,000 का, तो टोटल खर्चा कितना हुआ, 20,000 खर्चा हुआ। तो हमको निकालना है, अगर कॉस्ट पर टैबलेट निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे मालूम है, हम लोग करेंगे टोटल कॉस्ट बाय नंबर ऑफ़ यूनिट। फिलहाल ले लेंगे नंबर ऑफ़ टैबलेट। तो टोटल कॉस्ट कितनी आई, 20,000। नंबर ऑफ टैबलेट कितनी आई, 1,000। कितना आया, 30 कैंसिल, ₹20 पर टैबलेट। तो ये क्या आ गया हमारा, बैच कॉस्ट। फिर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट मतलब क्या होता है, जब प्रोजेक्ट या कॉन्ट्रैक्ट पर कॉस्ट निकालते हैं, लेकिन क्या होता है, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है। यानी सिंगल कॉस्ट की बात नहीं कर रहा है, यानी हिंदी में लिखा है ना पर, ये लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। देखो जॉब कॉस्ट और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट सेम है, पर जॉब कॉस्ट जो होता है वो छोटे छोटे ऑर्डर के लिए होता है। जैसे कि आप मान लो किसी की शादी होती है, वो प्रिंटिंग प्रेस वाले के यहाँ जाता है, ठीक है, किसी की शादी होती है और वो प्रिंटिंग प्रेस वाले के यहाँ जाता है, तो वहाँ पर जो खर्चा होता है प्रिंटिंग प्रेस से संबंधित वो आएगा जॉब कॉस्ट में। ऐसा क्लियर है। अब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में क्या होता है, जब बड़े प्रोजेक्ट या कॉन्ट्रैक्ट पर कॉस्ट निकलती है लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। एग्जाम्पल के लिए रोड कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट एक कॉन्ट्रैक्टर को मिला, रोड कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट एक कॉन्ट्रैक्टर को मिला, तो इसमें आएगा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में आएगा। फिर क्या लिखा है, प्रोसेस कॉस्ट। जब प्रोडक्शन कंटिन्यूअस प्रोसेस में होता है, जब कंटिन्यूअस चल रहा है प्रोडक्शन और अलग अलग स्टेजेस से प्रोडक्ट बनता है। तो कंटिन्यूस मतलब समझ आ रहा होगा, जैसे कि मान लो टेक्सटाइल का बिजनेस है, कंटिन्यू रॉ मटेरियल बनता रहेगा। या मान लो कोई फैक्ट्री है जहाँ पर कंटिन्यू काम चलता रहेगा। जैसे यहाँ बताया था आपको, शर्ट का एग्जांपल दिया था, 3 प्रोसेस है शर्ट के लिए। यहाँ पर रॉ मटेरियल गया और यहाँ पे क्या हो रही है, मान लो कटिंग, फिर यहाँ पर क्या हो रही है, स्टिचिंग, फिर यहाँ पे क्या हो रही है, मान लो फिनिशिंग। तो 3 प्रोसेस निकला, तो अलग अलग स्टेज से निकलेगा तो भी प्रोसेस कॉस्टिंग, कंटिन्यूस चलेगा तो भी प्रोसेस कॉस्टिंग। एग्जाम्पल लिखा हुआ है शुगर इंडस्ट्री का। शुगर इंडस्ट्री में क्या होता है, पहले केन क्रशिंग होता है, फिर जूस का एक्सट्रैक्शन होता है, फिर क्रिस्टलाइजेशन होता है, ऐसा। फिर क्या लिखा है, जॉइन कॉस्ट। नाम सब समझ में आ रहा होगा, जॉइन कॉस्ट। जब एक ही रॉ मटेरियल से 2 या ज़्यादा प्रोडक्ट एक साथ बनते हैं उसको बोलेंगे हम लोग जॉइन कॉस्ट। एग्जाम्पल, क्रूड ऑयल से पेट्रोल भी बनता है, डीजल भी बनता है, केरोसिन भी बनता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जॉइंट कॉस्ट, ऐसा। तो देखो समरी में क्या लिखा हुआ है, स्पेशल ऑर्डर आया तो जॉब, ग्रुप ऑफ सिमिलर यूनिट है तो टेबलेट वाली बैच, बिग प्रोजेक्ट आया लॉन्ग टर्म के लिए आया तो कॉन्ट्रैक्ट, कंटिन्यूस स्टेजेस में चला तो प्रोसेस। कंटिन्यूस और स्टेजेस लिख लेता हूँ मैं, कंटिन्यूस और अलग अलग स्टेजेस। जॉइंट मतलब मल्टीपल आउटपुट फ्रॉम वन इनपुट। केरोसिन वाला एग्जाम्पल था, यहाँ पर क्रूड ऑयल से बनता है पेट्रोल, डीजल, केरोसिन। क्लियर हुआ। और कुछ है क्या, देखो इस सब के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है एकदम क्रक्स वे में, और यहाँ आपको समरी आपको बुक में ही दी हुई है।
क्लियर है? हो गया, सिंपल, ख़त्म हो गया। थैंक यू सो मच।